जय हिंद साथियों। हमने पिछले लेक्चर में देखा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो वीडियो रुक गया था, तो मैं उसको फिर से रीस्टार्ट करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 15(4), 16(4) और 29 की बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 46 की। आर्टिकल 46 जो कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जो कि राज्य के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए थे संविधानविद लोगों के द्वारा कि आप जैसे ही देश की परिस्थिति अच्छी होती जाएगी तो आप इन प्रावधानों को लागू करते जाइएगा। तो उसी के अंतर्गत आर्टिकल 46 कहता है कि शैक्षिक और आर्थिक बढ़ावा किसे क्या कहता है? एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक प्रमोशन किसके लिए किया गया? तो ये किया गया वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के कमजोर वर्गों के लिए। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो भी समाज के कमजोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई आर्टिकल 46 के अंतर्गत। ये थे आपके डीपीएसपी में जो भी दिया गया संवैधानिक प्रावधान। अगला है आपका आर्टिकल 164। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 164 क्या कहता है? आर्टिकल 164 ये बात करता है राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, और कहां की? राज्यों की, राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य की मंत्रिपरिषद, आपको पता होगा इस मंत्रिपरिषद का कोई ना कोई तो एक नेता होगा जिसे कहा जाता है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, सीएम। इसके अलावा इसमें और भी मंत्री शामिल होते हैं, अदर मिनिस्टर, अन्य मंत्री शामिल होते हैं। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति की जाती है गवर्नर द्वारा, राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड अदर मिनिस्टर डन बाय गवर्नर। तो यहीं पर ये आर्टिकल हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसी के अंतर्गत आता है आपका आर्टिकल 164 का एक पॉइंट, जिसमें कहा गया है एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति, जनजातीय मंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइबल मिनिस्टर। अब ये जनजातीय मंत्री कहां होगा? ये कुछ स्पेशल स्टेट्स में ही दिया गया। विशेष राज्यों में इसकी बात की गई कि एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए जो जनजातीय मामलों को देखेगा, और यह प्रावधान किया गया शुरुआत में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के लिए। 3 राज्यों के लिए यह प्रावधान किया गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के लिए। जनजातीय मंत्रालय बनाया गया 1999 में, और मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार 3 राज्यों के लिए स्पेशल मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की बात की गई जो जनजातीय मामलों को देखेगा। ठीक था, लेकिन आपने देखा वर्ष 2000 में कुछ नए राज्यों का गठन हुआ, और यहां पर हमारे काम के राज्य हैं मध्य प्रदेश से सेपरेट करके बनाया गया छत्तीसगढ़, और बिहार से अलग करके बनाया गया झारखंड। तो एक और बना था, पर यहां पर आवश्यकता नहीं है, लिख लेते हैं, उत्तर प्रदेश से काट के बनाया गया था उत्तराखंड। पर हमारे काम के यहां पर है छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्यों? क्योंकि ट्राइबल एरिया है।
और जनजातीय मंत्री हर एक राज्य में नहीं हुआ करते हैं। जनजातीय मंत्री उन्हीं राज्यों में है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार ये पहले के राज्य, लेकिन किया गया 2000 में कुछ नए राज्यों का गठन, तो यहां पर मंत्रालय की बात थोड़ा सा चेंज हो गई। मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो अब जो स्पेशल स्टेट्स हैं वो 4 हैं, जहां पर एक स्पेशल ट्राइबल मिनिस्टर होता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? वो है आपका पहला तो मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा उड़ीसा। ये 4 राज्य हैं जहां पर वर्तमान में एक स्पेशल ट्राइबल मिनिस्टर होता है। और यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राज्य में विशेष जनजातीय मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है? आपको कमेंट करके बताना है कि यह प्रावधान किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया, जिसमें बिहार को विलोपित करते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ा गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, किस संवैधानिक संशोधन के तहत बिहार को हटाकर छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 नए राज्यों को आर्टिकल 164 के 1 में ऐड किया गया। तो यह था आपका स्पेशल ट्राइबल मिनिस्टर से रिलेटेड प्रावधान। आगे बात करते हैं अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 243। एक्चुअल में भाग 9 के अंतर्गत आता है आपका आर्टिकल 243। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ते हुए भाग 9 और भाग 9A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत शेड्यूल 11 और 12 आती हैं। तो उसमें आपका एक आर्टिकल है आर्टिकल 243D, आर्टिकल 243D, और एक है आपका आर्टिकल 243T। आर्टिकल 243D और आर्टिकल 243T आपको पता है ये आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित आर्टिकल है, और ये है आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। ग्रामीण स्वशासन और ये शहरी नगरीय स्वशासन से संबंधित। तो पर इन दोनों में दिया क्या हुआ है? आपने देखा होगा भाग 9 ये आपका पार्ट 9 से संबंधित, और ये आपका पार्ट 9A से संबंधित। अगर जो शेड्यूल की बात करें तो इसमें 11वीं शेड्यूल है और ये 12वीं शेड्यूल है। तो इसमें ग्रामीण पंचायत, जिसमें 3 स्तरीय पंचायत आपको पता होगा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत है हमारे यहाँ, वैसे ही इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का प्रावधान वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि आर्टिकल 243D कहता क्या है। तो कहते हैं कि आर्टिकल 243 में ऐसे व्यक्ति जो डिजर्व करते हैं उन्हें रिजर्व करना पड़ेगा। मतलब इसमें बात की गई है पंचायतों में सीटों का आरक्षण। किसकी बात की गई है? पंचायतों में सीटों का आरक्षण। सीट्स रिजर्वेशन इन पंचायत। ग्रामीण प्रशासन में जो ग्राम पंचायत में सरपंच की पोस्ट निकलती है, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, जो भी पोस्ट निकल रही है उनमें, उसके लिए कैसी पोस्ट? सरपंच बनने की पोस्ट। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये राजनीतिक पद है। उसके लिए अगर जो सीट निकल रही है तो उसमें आरक्षण की बात की गई। वैसे ही आर्टिकल 243 में नगरीय प्रशासन में सीटों के आरक्षण की बात की गई। सेम है दोनों में, बस अंतर है ये ग्रामीण प्रशासन के लिए है और ये नगरीय प्रशासन के लिए।
अब इसमें क्या है विशेष, तो सीट्स रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला इसमें दिया गया वो कहा गया एससी और एसटी के लिए जो सीट्स रिजर्वेशन रहेगा वो रहेगा बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर। दोनों के केस में सेम है, यहां भी यही है और यहां भी। एससी एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है रिजर्वेशन सीटों का। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में 100 लोग निवास करते हैं और उसमें से 50 लोग एसटी कैटेगरी के हैं, तो हर 2 बार में एक बार उसमें से सीट जो आएगी वो एसटी की ही आएगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, पर 2 पंचवर्षीय में से 1 पंचवर्षीय मतलब 50% तो वहां पर सीट रिजर्व ही रहेगी। ऐसे ही बात करें महिलाओं के संदर्भ में भी यहां पे कहा गया, और जो एक्ट है आपका ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। तो जो एक्ट है उसमें तो महिलाओं का रिजर्वेशन 1/3 कहा गया, मतलब कि लगभग 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व रहती हैं, पर मध्य प्रदेश सरकार ने इसको 1/2 या साफ कहें तो 50% सीट्स रिजर्व कर दी हैं। दोनों केस में सेम है, चाहे वो नगर का हो चाहे वो ग्राम का हो। ऐसे ही ओबीसी के लिए ये छोड़ दिया गया राज्यों के ऊपर कि राज्य जितना देना चाहें दे सकते हैं। और आपको पता है रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया होता है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा ना हो। तो ये था आपका आर्टिकल 243 डी और आर्टिकल 243 टी। डी कहता है ग्रामीण पंचायत में जो ग्राम पंचायत है उनमें एसटी वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण रहेगा, सीट्स रिजर्वेशन फॉर एसटी क्लास इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। वेयरएज आर्टिकल 243 टी ये कहता है कि जो नगरीय प्रशासन है वहां पर सीटों का आरक्षण रहेगा। सेम वही है एससी एसटी के लिए बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, वुमेन का 1/3 पर मध्य प्रदेश में 1/2 और ओबीसी का राज्यों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये था आपका आर्टिकल 243 डी और आर्टिकल 243 टी। ये थे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए हमने बात करी जो शुरुआत में आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता मैंने एक पॉइंट आपको बताया था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये दिया हमने ग्रामीण स्तर पर और नगरीय स्तर पर, मतलब लोकल बॉडी इलेक्शंस पर जो आपके स्थानीय निकायों के चुनाव है उन पर दे दिया। लेकिन अभी बचा हुआ है विधानसभा, अभी बचा हुआ है लोकसभा, उन पे कैसे दिया जाएगा रिजर्वेशन उसकी भी हम बात करते हैं अगले आर्टिकल में। इसके पहले मैं आपको एक आर्टिकल बताना चाहूंगा, आर्टिकल 243 एम। इसमें भी जनजातियों के प्रशासन की बात की गई है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। यहां पर कैसा क्या कानून लागू होगा उसके बारे में बात की गई। आर्टिकल 243 एम या कहें तो यहीं पर डिपेंड आता है आपका पेशा एक्ट के थ्रू, जो कि आर्टिकल 244 में भी डिस्क्राइब किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। अब यहां पर एक शब्द आया है पेशा एक्ट, ये क्या होता है? हमने देखा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोकल बॉडी इलेक्शंस या लोकल बॉडी से संबंधित है। तो लोकल बॉडी मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत तो ट्राइबल एरिया भी आएंगे, जनजातीय क्षेत्र भी आएंगे। तो आर्टिकल 243 एम में राष्ट्रपति मना करते हैं कि किन क्षेत्रों में ये आपके प्रावधान लागू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इससे जनजातीय क्षेत्रों के अधिकारों पर खतरा आ सकता है। तो मना करते हैं आर्टिकल 243 एम के तहत कि ये कानून लागू उन पर नहीं होगा। जब लागू नहीं होगा तो आर्टिकल 244 कहा गया, आर्टिकल 244 का 1 जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा उसके लिए बनाया गया आपका पेशा एक्ट। क्या बनाया गया? पेशा एक्ट। पंचायतन एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, जनजातीय क्षेत्रों पर पंचायतों का अधिकार कहां तक विस्तारित होगा ये बताता है पेशा एक्ट। अगर जो बात करें पेशा एक्ट की, तो पेशा एक्ट को लागू किया गया दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पर। आपने नाम सुना होगा
दिलीप सिंह भूरिया, उनके रिकमेंडेशन पर लागू किया गया पेसा एक्ट। जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है और ये एक्ट लागू किया गया 1996 में आया। 1996 में किसके तहत आया? ये आया दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। भूरिया कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे दिलीप सिंह भूरिया, और मध्य प्रदेश में इसे लागू किया गया जनजातीय गौरव दिवस के दिन 15 नवंबर 2022 को। मामा जी ने इसे लागू किया मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट को। जनजातीय गौरव दिवस होता है 15 नवंबर के दिन। तो पेसा एक्ट बताता है कि वहां पर कैसे शेड्यूल एरिया पर काम होगा, कैसे वहां के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा, और ये आर्टिकल 244 के तहत होता है। फिर आते हैं हम अगले आर्टिकल में, प्रशासन से संबंधित। यहीं पर हम बात करते हैं 5th शेड्यूल की, 5वीं अनुसूची। आपकी 5वीं अनुसूची क्या कहती है? तो दोस्तों, 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से ही संबंधित है और यह कुल 10 राज्यों को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। 10 राज्यों की जनजातीय प्रशासन की बात की गई। और ये कौन कौन से हैं आपको पता है? एक हमारा मध्य प्रदेश तो जनजातीय बाहुल्य राज्य है, इसके साथ साथ इसके जो पड़ोसी राज्य भी आते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश एक हमारा राज्य। अब इसका पड़ोसी राज्य यहां पर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, नीचे आपको महाराष्ट्र, इस तरफ आपको राजस्थान, इधर आपको गुजरात, छत्तीसगढ़ से इधर लगा हुआ उड़ीसा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश और यहां पर तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़ से इधर झारखंड, और ऊपर से एक राज्य आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 विशेष राज्यों की बात की गई 5th शेड्यूल में। देख लीजिए, प्रश्न पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा पड़ोसी राज्य है जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, और वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शामिल नहीं किया गया। प्रश्न पूछेगा ऐसा कौन सा राज्य है जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पहाड़ी राज्यों में से आएगा, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, और 3 इन्हीं में से ऑप्शन देगा और पूछ लेगा। ये आपके 5th शेड्यूल के राज्य हैं। वहीं 6th शेड्यूल भी, 6वीं अनुसूची भी 4 राज्यों के लिए बताई गई। 4 राज्य आपके हैं असम पहला, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम और चौथा त्रिपुरा। ये 4 राज्यों के प्रशासन की बात की गई है आपके 6वीं अनुसूची में। तो ये कैसे याद रहेंगे? आपको पता है ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है। नॉर्थ ईस्ट में ये आपका असम राज्य और ये आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और त्रिपुरा, मणिपुर, ये तीनों राज्यों को आप छोड़ दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, तीनों को छोड़कर आप यहां से लीजिएगा मिजोरम, ये आपका त्रिपुरा और ये आपका मेघालय। मतलब 3 किनारे के राज्यों को छोड़ना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर को, और बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को ले लेना है।
तो ये थे आपके 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के राज्यों की बात। अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कुछ विशेष अनुदान दिया जाएगा और ये अनुदान जनजातियों के हितों के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। तो इनडायरेक्ट एक प्रकार से मान सकते हैं ये ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए ही है। क्या है? ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजातियों के कल्याण के लिए, शिक्षा संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, कौशल से संबंधित हो, सबके लिए वेलफेयर के लिए जो प्रावधान किया गया आर्टिकल 275 इसके लिए बताया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब विधानसभा और लोकसभा में जनजातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की। तो आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं लोकसभा। तो दोस्तों आपने देखा आर्टिकल 243D और आर्टिकल 243T ये दोनों स्थानीय स्वशासन में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं ट्राइब्स के लिए। ऐसे ही है आपका आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 ये कहता है जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण, सीट्स रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा। लोकसभा में जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कैसे किया जाएगा? तो आर्टिकल 330 कहता है, हमें पता है कि हमारे यहां लोकसभा की कुल अभी सीट मान लेते हैं 543 है। 543 सीट्स में से जो रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब के लिए बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है, जनसंख्या के आधार पर सीट्स रिजर्वेशन इनको दिया गया। तो कुल कितनी सीट्स रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ये प्रश्न है। तो दोस्तों 47 सीट्स रिजर्व हैं टोटल एसटी के लिए। किसके लिए? एसटी के लिए। और अगर जो इसी लोकसभा में बात करें कि मध्य प्रदेश में टोटल कितनी है, तो मध्य प्रदेश में टोटल सीट्स हैं 29 और इसमें से जो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है वो है आपकी 6 सीट। टोटल कितनी सीट्स रिजर्व हैं? 6 सीट रिजर्व। वहीं एससी के लिए भी देख लेते हैं और एससी के लिए जो सीट्स हैं वो है आपकी 84 सीट्स रिजर्व। कितनी? एससी के लिए 84 और मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से एससी के लिए रिजर्व है 4 सीट। ये लोकसभा का सीट रिजर्वेशन। अब सीट्स पूछी जा सकती हैं क्योंकि 6 और 4 ही हैं, तो कौन सी सीट्स रिजर्व है ये देख लेते हैं। 6 में से, इसमें 6 में से है आपका रतलाम, खरगोन, शहडोल, धार, मंडला और बैतूल सीट। ये सीटें रिजर्व हैं एसटी कैटेगरी के लिए मध्य प्रदेश की। ये 6 सीटें कौन कौन सी? रतलाम, खरगोन, शहडोल, धार, मंडला और बैतूल। वही एससी के लिए रिजर्व हैं उज्जैन सीट, टीकमगढ़ सीट, देवास और भिंड। ये सीट्स रिजर्व की गई हैं एससी कैटेगरी के लिए मध्य प्रदेश से। किसमें? लोकसभा में। तो याद रखिएगा
ये आपका आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में सीटों का रिजर्वेशन होना चाहिए एसटी कैटेगरी के लिए, एससी के लिए भी कहता है और एसटी के लिए, पर हम मुख्य रूप से जनजातीय के लिए पढ़ रहे हैं, ट्राइबल्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो 543 सीट्स में से 47 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व हैं और 84 सीट्स एससी के लिए। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिनमें से एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 4 सीटें, एससी के लिए 4 सीटें और एसटी के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं। रतलाम, खरगोन, शहडोल, धार, मंडला और बैतूल एसटी सीटें हैं। उज्जैन, टीकमगढ़, देवास और भील एससी सीटें हैं जो रिजर्व की गई हैं। यह था आपका सीट्स का रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में। क्या प्रावधान है विधानसभा का, तो बात कर लेते हैं। तो हमारे यहां विधानसभा की सीट्स रिजर्वेशन का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या प्रावधान है, इसके लिए दिया गया है आपका आर्टिकल 332 अनुच्छेद 332। ये कहता है जनजातीय लोगों के लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण। और अगर जो बात करें तो कुल कितनी सीट्स हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा की, तो आपको ये पता है कि मध्य प्रदेश में कुल सीट्स दी हैं विधानसभा की, टोटल विधानसभा सीट्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 230, 230। अब इस 230 में से एसटी के लिए कुल कितनी सीटें रिजर्व हैं और एससी के लिए कुल कितनी सीटें रिजर्व हैं, ये पूछा जा सकता है। तो एससी के लिए 47 और एससी के लिए 35। हमने देखा था लोकसभा में भी एसटी के लिए 47 सीट्स रिजर्व थी और विधानसभा में भी एसटी के लिए 47 सीट्स रिजर्व है। ये कोइंसिडेंस है, ऐसा नहीं है कि 47 सीटें ही रिजर्व की जाती है। ये होता है रिजर्वेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर। जैसी उनकी जनसंख्या, जितने परसेंट जनसंख्या पॉपुलेशन, उतने ही परसेंटेज लगभग उन्हें रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है। तो ये था आपका आर्टिकल 332। आगे बात करें तो अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 338 ए। अब ये क्या कहता है, आर्टिकल 338 ए कहता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा आयोग बनाया जाएगा जो काम करेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजातीय वर्गों के हितों का, कल्याण का काम करेगा, चाहे वो शैक्षणिक हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, किसी भी प्रकार से सब कुछ उसके लिए काम करने वाला है आपका अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय स्तर का। आर्टिकल 338 ए में बताया गया। आर्टिकल 338 एनसीएससी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और आर्टिकल 338 ए ये आपका पहले एससी और एसटी आयोग एक साथ ही हुआ करते थे, लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको अलग किया गया। किसके तहत? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये आपका फरवरी 2004 से अलग हो गया और बन गया एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इसके बारे में मैं आपसे एक लेक्चर में बात कर लूंगा कि इसमें क्या कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। इसके अंतर्गत 9 सब पॉइंट्स आते हैं, उनके बारे में कौन है वर्तमान में, क्या काम है, कितना कार्यकाल होता है, कौन नियुक्त करता है, किसे अपना इस्तीफा देते हैं, शपथ कौन दिलाता है, रिपोर्ट किसे देते हैं, ये सब कुछ मैं आपको एक अलग लेक्चर में बात करूंगा। तो ये था आपका आर्टिकल 338 ए। अब इसके बाद मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था 2 आर्टिकल, एक परिभाषा से संबंधित और एक लिस्ट से संबंधित। मैंने आपको ये 2 आर्टिकल शुरुआत में ही बताए थे कि कौन कौन से आर्टिकल, एक जिसमें एसटी की परिभाषा दी गई है और एक जिसमें एसटी की लिस्ट दी गई है।
तो वो था आपका आर्टिकल 366(25). ये आप पहला लेक्चर जाकर देखेंगे, उसमें आपको डिटेल से मिलेगा कि इसमें किसकी बात की गई। इसको किया गया है, इसमें डिफिनेशन ऑफ एसटी शेड्यूल ट्राइब की परिभाषा, और परिभाषा जब हम देखने गए थे तो हमें मिला था एक नया आर्टिकल, आर्टिकल 342। तो आर्टिकल 342 क्या कहता है? आर्टिकल 342 इसमें दी हुई है लिस्ट, या बात करें तो इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, सूची, या इसी में वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है? कहा गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट कैन नोटिफाई और डिनोटिफाई टू एनी कास्ट ऑफ द स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। ये कहता है आपका आर्टिकल 342। तो ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं दोनों आर्टिकल के बारे में। एक आर्टिकल 371 भी है जिसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं जनजातियों के संदर्भ में, एक्चुअली अलग अलग चीजों के लिए है, तो स्पेसिफिक ट्राइब्स के अंतर्गत नहीं मान रहे हैं, पर ये थे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब्स। हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल के बारे में हमने बात करी। हमने बात करी आपसे आर्टिकल 15 का 4, जो कि किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीट्स के बारे में। आर्टिकल 16 का 4 जो गवर्नमेंट जॉब्स या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सीट्स के बारे में। आर्टिकल 29 जो उन्हें राइट देता है मेंटेन रखने के लिए उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका स्क्रिप्ट। आर्टिकल 46 ये एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक प्रमोशन के लिए वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फिर है आपका आर्टिकल 164 एक स्पेशल ट्राइबल मिनिस्टर होगा स्पेशल स्टेट्स में, जिसके अंतर्गत आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा आते हैं। फिर आपका आर्टिकल 243D जो ग्रामीण पंचायत में सीट्स रिजर्वेशन है। आर्टिकल 243T ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या नगर पंचायत में सीट्स रिजर्वेशन है। आर्टिकल 243M जो कुछ विशेष ट्राइबल एरियाज में मना करता है ये एक्ट लगाने के लिए। फिर है आपका आर्टिकल 244 जो कि ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, पेशा एक्ट की बात करता है। फिर तो शेड्यूल हमने पढ़ा जो 10 राज्यों के लिए दिया गया। हमने 6th शेड्यूल पढ़ा जो कि 4 राज्यों के बारे में बात की गई। इसके बाद हमने देखा आर्टिकल 275 जो ग्रांट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। हमने देखा आर्टिकल 330 लोकसभा में सीट्स रिजर्वेशन की बात। आर्टिकल 332 विधानसभा में सीट्स रिजर्वेशन। आर्टिकल 338A जो कि NC/ST की बात करता है, और 2 आर्टिकल ये आर्टिकल 366(25) जो परिभाषा और 342 लिस्ट या डिस्क्रिप्शन की बात करता है। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइब्स। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए जुड़े रहिए कप्तान अड्डा के साथ। अगर जो आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।